हुनैन क्या सुन लिया, क्या बोल रहा है यार। हमजा खौफ के आलम में डूबा हुआ था और घबरा घबरा कर एक एक लफ्ज़ जमा अदा कर रहा था। बस यार छोड़ो, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक याद कर लेना। और हुनैन ये बात बोलकर उसके कंधे की थपकी देता हुआ वहाँ से चला गया। हमजा वहीं साकन खड़ा रहा और अब उसके दिल में एक और खौफ का सवाल पैदा हुआ। क्या हुनैन सबको बता देगा? क्या हुनैन मेरी इज्जत को तार तार कर देगा? क्या वो मेरी दोस्ती का भरम रखेगा? और हमजा को कल रात से जो सवाल मन में आए थे, उनमें सबसे ख़तरनाक लम्हा इस वक्त का था। उल्फत बेटा बताओ ना, सब ठीक रहा ना? परवीन अब उल्फत के बिल्कुल सामने बैठी थी और फ़िक्रन अंदाज में उससे सवाल कर रही थी। क्या क्या बताऊं मैं अम्मी आपको? क्या पूछना चाहती हैं आप? आपने नहीं देखा था कि अपने दामाद को? सुकून तो मिल गया होगा ना अब मुझे उस घर से रुखसत करके। उल्फत बहुत बदसलूकी से अपनी वालदा से पेश आ रही थी। बेटा क्यों तुम इतनी बदगुमान हो अपने वालिदैन से? क्यों? आखिर हमने तुम्हारी तरबियत में कौन सी कमी छोड़ी है? परवीन साहिबा अपनी बेटी को समझाना चाहती थी कि जो उन्होंने किया वो ठीक है। हा 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 हा, एक कम तंजिया हंसी में उसने अपनी वालदा को बात को हवा में उड़ा दिया। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या चाहती थी और क्या करना चाहती थी। अम्मी आप जानती थी, आप सब जानती थी। बेबी मेरे साथ ये जुल्म किया बेटा। और पीछे से आगा अय्यूब उल्फत के वालिद पीछे ही खड़े थे और कमरे के अंदर आने से पहले उन्होंने गले में खराश करके उन दोनों को मुखातिब किया। परवीन बेगम, एक रूपदार आवाज़ में उन्होंने परवीन साहिबा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। क्या सुन रहा हूँ मैं? इस लड़की को बोल दो, ये अब मरे या जिए, मैं अब इसको यावर हमजा के घर मांगता हूँ। और उल्फत जैसे वो पहले चुप हो जाया करती थी, आज भी उसने वही किया था। वो इन्हें घूर रही थी और लेकिन खामोश थी। वो जानती थी कि आगा अय्यूब उसकी किसी बात को सुने बगैर कुछ भी कर सकते हैं। और परवीन आज ही उसके मियाँ को बुलाओ और इसको यहाँ से चलता करो। जी 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 आगा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं समझाती हूँ इसे। परवीन की ज़बान उसके हाथों से ज़्यादा लड़खड़ा रही थी। शाम का वक्त था, सब अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। आज हमजा को भी अय्यूब हाउस आना था और खातिर तवाज़ुन के लिए मैं परवीन और महमल उल्फत की बहन दोनों किचन में काम कर रहे थे और उल्फत तन्हाई ही अपने कमरे में पड़ी थी। ये और बात है, उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो किसी से भी कोई बात करे। वो अफसरदा सी अपने कमरे में हाथ पर हाथ रखे उकड़ू बैठी थी। अम्मी जानती हैं मैं आगे पढ़ना चाहती थी। अभी मेरे साथ की लड़कियां कॉलेजेस में अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजार रही हैं और इन लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म करके अच्छा नहीं किया। मेरी उम्र 19 बरस ही तो है। अभी तो क्या मैं इतनी बोझ थी इन सब पर। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो फूट फूट कर रो रही थी, आवाज़ निकाल नहीं सकती थी और बिना आवाज़ का रोना उसके दिल में गुब्बार भर रहा था, एक ऐसा गुब्बार जिसके फटने पर नुकसानात ज़्यादा हैं। अस्सलामुअलैकुम। यावर हमजा और उसकी वालदा रानी जी अय्यूब हाउस आ चुके थे। हमजा इतना खुश नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो डरा डरा सा और सहमा सा लग रहा था। आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आगा अय्यूब भारी आवाज़ के साथ उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए और उसकी पुश्त को थपथपाते हुए गले लगा लिया। उल्फत, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आ चुके हैं, महमल फ़िक्रमंद अंदाज में बोली। आने दो, कौन सा मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। उल्फत यार तुम्हें हो क्या गया है? क्यों तुम इतनी खफा हो हम सब से? अच्छा मुझे बताओ, शायद मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकूं। एक टूटे दिल की मरम्मत करना आती है तुम्हें? और यहाँ उल्फत की बड़ी बड़ी आंखों में डगमगाते मोटे मोटे आंसू छलकने लगे। महमल, महमल बेटे ज़रा आप ही को तो लाओ बाहर। और ये आवाज़ परवीन साहिबा की थी जो लाउंज में मेहमानों के साथ बैठी थी। रानी जी के कहने पर उन्होंने महमल को आवाज़ लगाई। चलो चलो उल्फत, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी तुम उठो और जाकर तैयार हो, वरना अब्बा गुस्सा करेंगे। प्लीज़ मेरी खातिर उठो। सुर्ख जोड़े में मलबूस जिसमें सितारों से भरा कामदानी सूट पहने तैयार हो चुकी थी। एक खाली दिल वाली लड़की आज फिर अपने घर से फिर एक बार रुखसत होने वाली थी। मैं अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगी, और ये फ़ैसला उसने अपने दिल में ऐहद की तरह कर लिया था। यावर हमजा और रानी जी सामने ही लाउंज में बैठे परवीन और आगा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे।
تائی حمیدہ اور تایا افتخار بھی بیٹھے تھے۔ اچھی خاصی رونق لگی تھی۔ ایک تو یہ دونوں خوب جلے پر نمک چھڑکنے آ جاتے ہیں۔ الفت نے پہلی نگاہ دیکھی اور منہ ہی منہ بڑبڑانے لگی، لو جی آ گئی ہماری بیٹی۔ تایا جان بہت ہی خوش اخلاقیت میں کھڑے ہو گئے اور الفت پر خلوص انداز میں استقبال کیا۔ ہوں دکھاوے کی دکان۔ ایک بار پھر وہ انہیں دیکھ کر منہ میں بڑبڑائی تھی، جی تایا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری جان، آؤ بیٹا یہاں آؤ، اور بتاؤ کیسی ہو، سسرال کیسا لگا؟ اس نے سب باتوں کا جواب بس ایک پھیکی سی مسکان میں دیا اور پھر خاموش ہو کر نظریں جھکائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آغا ایوب اسے دیکھ کر منہ بسورے چائے کی پیالی اٹھا کر چائے پینے لگے۔ وہ اب تک اس سے ناراض تھے۔ محفل ختم ہوئی اور اب الفت کو واپس اسی گھر جانا تھا جس گھر میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کو وہ آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ محمل محمل سنو بیٹا، پروین کھانے کے برتن اٹھاتی ہوئی اسے آواز لگا رہی تھی۔ جی امی جی بولیں بیٹا، میرا دل ہول رہا ہے، میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ امی کیا بول رہی ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں، حمزہ بھائی اتنے اچھے تو ہیں، تو اسے کیوں کوئی مسئلہ ہوگا؟ سو جسٹ چل۔ نہیں بیٹا، وہ حمزہ کو نہیں پسند کرتی، اس کی بچپن سے خواہش رہی ہے کہ وہ وکیل بنے۔ اور کیا چاہتی ہیں آپ پروین بیگم؟ آقا ایوب کمرے سے نکلتے ہوئے اب کی بار بہت زور سے چیختے تھے۔ میں آپ کو بول چکا ہوں ہمارا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، ہم اپنی بچی کا اچھا برا سب جانتے ہیں۔ ہاں لیکن پروین صاحبہ اب کی بار کراہت کھا کر بولی، ہاں لیکن آقا صاحب ہمارا فیصلہ ہماری بچی کی زندگی کا گلا ہی نہ گھونٹ دے۔ میں اب اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا، بہتر یہی ہے سمجھ جائیں۔